हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों की साइंस 1 की प्रिपरेशन भी बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी होगी और आपकी हेल्प करने के लिए हम कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस भी कंटिन्यूअस आपके लिए लेकर आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और साथ में लाइव रिवीजन जो हमारा लास्ट मोमेंट रिवीजन जो चलता है, हमारा एलएमआर रिवीजन, वो भी हम कंटिन्यूअस बना के दे रहे हैं। तो आप जरूर से हमारे वीडियो सेक्शन को भी और हमारे लाइव सेक्शन को भी चेकआउट करते रहना कि क्या क्या वीडियो आ चुके हैं, कौन कौन से लाइव हो चुके हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको साइंस 1 के पेपर के दौरान मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता है साइंस 1 के लिए 2 दिन का गैप है, सैटरडे और संडे जो 2 दिन है आपके लिए, इसमें हम लोग इतना जबरदस्त तरीके से कंटेंट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो आपको कहीं ज्यादा हेल्प करेगा और आपको कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको मैथ्स के पेपर में बताया था, कड़ी मेहनत की थी उसमें भी, ठीक है। मैथ्स 1 का पेपर, मैथ्स 2 का पेपर बहुत अच्छा गया आप लोग का, उम्मीद करता हूं। लेकिन आपको मैंने एक चीज कही थी उसमें, हम कितना भी आपको वीडियोस बना के दे दे, लाइव बना के दे दे, जब तक आप अपने एंड से उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन सेम उसी प्रकार साइंस 1 हो चाहे साइंस 2 हम आगे जब लाएंगे, आप लोग के लिए जितना भी हम कंटेंट दे रहे हैं, आप उसको लर्न नहीं करोगे, याद नहीं रखोगे, चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको बाय हार्ट नहीं करोगे, तब तक शायद एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, जितना हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उसको नोट डाउन करो, उसको याद करो, उसको समझ के ले लो, इस प्रकार से बाय हार्ट करके ले लो, ताकि एग्जाम में जिस दिन पेपर देने बैठोगे वो सभी चीज आपको रिकॉल होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक चीज है, जैसा कि आप जानते हैं हमने पूरा साइंस पढ़ा रखा है, मतलब आपको 10 के 10 चैप्टर साइंस 1 के, 10 के 10 चैप्टर साइंस 2 के हमारे इस चैनल पे देखने मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट नहीं पता कि भाई ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेंसेज में दिक्कत आ रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दिक्कत आ रही है, ग्रेविटेशन में आ रही है, सेकंड थर्ड चैप्टर में आ रही है, तो उन चैप्टर्स के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप वीडियोस को, लेक्चर वीडियोस को भी 2x की स्पीड से आप देख सकते हो, जिससे कम समय में आपका पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, तो वीडियोस भी आप देखते रहो। दूसरा तरीका एक और है, जो हमने पूरा फरवरी मंथ आपको पता है लाइव रिवीजन पढ़ाया था उड़ान बैच 2.0 के अंदर। तो उड़ान बैच में क्या है, वन शॉट वीडियो होते हैं, तो आप वो वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। 1 घंटे का समझ लो, एक चैप्टर का वन शॉट है, तो 10 चैप्टर का 10 घंटा होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला 2x की स्पीड से देखोगे तो 5 घंटे के अंदर पूरा 10 के 10 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे उड़ान बैच के अंदर। तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है, तो जरूर से उसको चेकआउट करना, ठीक है, और मेहनत करते रहना। और जो कंटेंट हम दे रहे हैं, साथ ही में जितना भी आपके पास है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बाकी चीजें, उसको बाय हार्ट करके लो। गिव रीजंस, गिव रीजन हो गया, डू एज डायरेक्टेड कहां से बोल रहा हूं यार, तो इंग्लिश में आता है, मेरे मुंह से निकल गया। तो देखो, गिव रीजन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, दैट वाज आई एम सेइंग टू एक्सप्लेनिंग कि भाई डू एज डायरेक्टेड नहीं आता इसमें, ये आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। देखो डी वाला टर्म ना मिसिंग हो जा रहा है बार बार। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका गिव रीजन, जो शॉर्ट नोट और एक्सप्लेनेशन टाइप के होते हैं, डिफिनेशन वाले टाइप के होते हैं, इसको आप जितना हो सके लर्न कर लेना, जितना हो सके बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उसका आंसर लिखना है। बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी बेस एंड बहुत सारी चीजें तो आपको हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और बाकी चीजें आप लोग लर्न कर ही लोगे कंसेप्ट का खेले। तो आज जो वीडियो है आपके लिए वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1B में पूछे जाता है। आपको पता ही है, पहला जो क्वेश्चन नंबर 1A होता है वो आपके एमसीक्यूज होते हैं, 5 एमसीक्यूज आते हैं। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो होपफुली आपको मिल रहा होगा, मिल जाएगा, अगर अब तक नहीं बनाया होगा मैं तो मैं मिल जाएगा। और ये है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपके अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रैंडमली। जैसे एक क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स पूछ लेगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको हो सकता है ऑड मैन आउट पूछ ले, एक क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप बिटवीन पूछ ले, कोरिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपको कोई नेम द फॉलोइंग पूछ ले, मैच द फॉलोइंग पूछ ले, फॉर्मूला लिखने बोल दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने बोल दे। तो ऐसे रैंडमली 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो ऐसे 5 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें आ सकती है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक और चीज, टेलीग्राम पे हमने कई सारे पुराने वीडियोस के भी लिंक रीशेयर किए हैं, उन वीडियोस को भी आप 2x की स्पीड से लगातार आप देख लो, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, फाइंड द ऑड मैन आउट, ये है क्या? आप देखोगे तो इसमें आपको 4 से 5, 3 से 4 आपको वर्ड्स दिए रहेंगे। वो वर्ड्स अलग अलग चीजों के हो सकते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में से हो सकते हैं। उन चारों में से जो गलत है, जो उसमें नहीं आना चाहिए, उसको आप बाहर निकाल दो। इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट, यानी जो ऑड वर्ड है उसको बाहर निकाल दो। तो यहां पे है इनसैट, जीसैट, आईआरएस और पीएसएलवी। तो इनसैट क्या है? एक सैटेलाइट है। जीसैट क्या है? एक सैटेलाइट है। आईआरएस क्या है? एक सैटेलाइट है। लेकिन पीएसएलवी क्या है? ये एक लॉन्च व्हीकल है। तो आपका ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा? पीएसएलवी। तो पीएसएलवी क्या है? आपके लिए एक सैटेलाइट है। पीएसएलवी इज ए लॉन्च व्हीकल। आप रीजन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बिकॉज क्या है, ये एक लॉन्च व्हीकल है बच्चा। और दोस्तों, इसमें कई सारे आंसर जो हम आगे आगे स्लाइड्स में बढ़ेंगे, उसमें कई सारे आंसर्स मैं लिख कर लाया हूं, ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं टाइम बचाऊं और आप लोग को पूरा हर
ऑड मैन आउट मतलब 15-20 ऑड मैन आउट, 15-20 ट्रू और फॉल्स, 15-20 आपको नेम द फॉलोइंग, 15-20 आपको राइट रॉन्ग, जो भी चीजें वो मैं प्रोवाइड कर दूं ताकि उसमें से अगर कुछ चीज पूछे जाएगी तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो ये हर एक के 15-20 लेकर आया हूं, इसको ध्यान से सुन लेना, लेक्चर्स को सुनना, क्योंकि कंसेप्ट साथ में बता रहा हूं, लेक्चर को सुनना इंपॉर्टेंट है। तो आपको देने के लिए तो मैं सीधा उठा के पीडीएफ दे देता, लेकिन वो रट्टा मार के जाओगे, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, भूल जाओगे। तो इसके लिए चीजें समझा रहा हूं। तो 2x की स्पीड लगा लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, 1.5 1.75x की स्पीड लगा दो और फटाफट कंसेप्ट भी साथ में समझो, ताकि कंसेप्ट जो होता है ना वो आपको अलग अलग क्वेश्चंस में काम आता है। क्योंकि समझ लो ये क्वेश्चन पूछा है आपको ऑड मैन आउट में, इसका रिलेशन बिटवीन भी पूछ सकता है, इसके अंदर वन आंसर वन सेंटेंस के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगला है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन और डिस्पर्सन। अगर आप दोनों चीज को अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट से जुड़ा होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता है अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट से जुड़ा हुआ है। डिस्पर्सन भी लाइट के अंदर ही होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन तो भाई केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है। तो बाकी तीन फिजिक्स वाली चीजें हैं जो लाइट से जुड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन एक अलग चीज है। दैट्स व्हाई हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑक्सीडेशन। और रीजन आप लिख सकते हो कि भाई ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है एंड बाकी सब फिजिकल है, बाकी रिमेनिंग जो है वो क्या है, फिजिकल है। इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, जो मैं लिख के दे रहा हूं उसको ओन वर्ड में आप लोग नोटबुक निकाल के बैठो और उसको राइट डाउन करो। राइट डाउन करना पड़ेगा, देखो मेहनत करना पड़ेगा। आप इतने आलसी मत बनो कि सीधा बोल दो कि सर इसको पीडीएफ दे दो ना, आप मैं देने के लिए दे दूंगा, लेकिन वो मेहनत आपसे नहीं करवा पाऊंगा। आई एम हियर टू, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ आप करोगे। आपके लिए जब मैं इतना मेहनत, ये लिखा है ना मैंने, देखो मेरी हैंडराइटिंग है, ये लिखा है ना, इसको लिखने में 2 घंटे लगे दोस्तों। पूरे पेज में कितना पेज है, 15 पेज है। 15 पेज को लिखने में मेरे को 2 घंटे लगे, तो क्या आप आधे घंटे का एफर्ट नहीं ले सकते? क्योंकि ये वीडियो होपफुली आधे घंटे का ही होगा, तो यार एफर्ट ले लो उतना। और 2x स्पीड से आप देख रहे होगे तो वो भी आपका टाइम बच रहा होगा। तो यही उद्देश्य है मेरा, बस यही, इसीलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कर सकूं यार, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको दिल से कुछ अच्छा फील होता है मेरे लिए, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट ये है मेरे लिए, मेरी तरफ से आप ये कर सकते हो कि वीडियो को लाइक और अच्छा कमेंट्स और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे भी हेल्प होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर, वोल्टमीटर, एममीटर और गैल्वेनोमीटर। अगर आप देखोगे तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, डेंसिटी मेजर करने के लिए काम आता है। वोल्टमीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर करंट हो गया, गैल्वेनोमीटर भी आप देखोगे तो करंट मेजर करता है। तो इससे एक चीज पता चला कि ये चारों में ये एक अलग चीज है। हाइग्रोमीटर एक ऐसा चीज है भाई जो डेंसिटी मेजर करता है और बाकी सब करंट नहीं तो वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिसिटी का खेल हो रहा है। तो ये भाई अलग है, डेंसिटी और इलेक्ट्रिसिटी में कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चा हाइग्रोमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्यों हाइग्रोमीटर आया, क्योंकि ये डेंसिटी को मेजर करता है एंड बाकी जो है वो किसको करते हैं, लिखो ऐसा, द रिमेनिंग मेजर्स करंट एंड वोल्टेज साइमल्टेनियसली। तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, अगर आप देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फ्यूज वायर, ठीक है। फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, जनरेटर और हैंड ग्लोव्स। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये फ्यूज वायर जो होता है वो एक अलग कंसेप्ट हो गया, बैड कंडक्टर जो है वो अलग कंसेप्ट हो गया, हैंड ग्लोव्स और जनरेटर। अगर आप ये चार चीज देख रहे हो, जनरेटर भी देख रहे हो, हैंड ग्लोव्स भी देख रहे हो, तो इसमें जनरेटर एक ऐसा चीज है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि जनरेट कर रहा है कोई चीज को। लेकिन ये फ्यूज वायर कोई काम का नहीं होता है। बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा। हैंड ग्लोव्स जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूज भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, रेजिस्ट करता है। बैड कंडक्टर भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। हैंड ग्लोव्स भी कहीं ना कहीं आपको करंट लगने से बचाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जनरेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। लिख दो आंसर में जनरेटर, और क्यों रीजन लिखना है आपको, तो जनरेटर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है जनरेटर, माइक्रोफोन, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक मोटर। तो अगर आप देखोगे ये चारों पांचों में से क्या चीज आएगा, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, माइक्रोफोन जो होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, ठीक है। मैग्नेट एक अलग चीज हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब चीज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए, लेकिन ये मैग्नेट एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमारा जो ऑड मैन आउट हो जाएगा वो आ जाएगा मैग्नेट। क्या आ जाएगा बच्चा, मैग्नेट आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है डॉबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मूसली। अगर आप देखोगे तो डॉबेराइनर जो पहला था जिसने डॉबेराइनर के ट्रायड बताए थे कि 3 रहेंगे, तीनों को फर्स्ट और थर्ड का एवरेज रहेगा वो सेकंड के बराबर रहेगा। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स बताए थे, ये मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा सेकंड चैप्टर के अंदर। मेंडलीव जो था उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन मूसली जो था उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया था। तो सही जवाब जो आएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसमें डॉबेराइनर फेल हुआ, न्यूलैंड भी फेल रहा, मेंडलीव भी फेल रहा, लेकिन मूसली था वो कामयाब रहा। तो आंसर है मूसली, क्योंकि वो उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना दिया था। एमपीटी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसने बना लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑड नंबर, ऑड मैन आउट याद रखने। और भी बहुत सारी चीजें लाया हूं, देखो इतनी सारी है, और इतनी सारी मैंने सब आंसर के साथ भी लिख के रखा है, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं समझाऊंगा नहीं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, तभी आपको समझेगा। और इसी में से कोई आ सकता है आपको ऑड मैन आउट, ठीक है। इसमें से अगर आगे देखो 25-30 करा रहा हूं, 20-20, 25-25 ऑड मैन आउट, 20-20, 25-25 ट्रू और फॉल्स,
ये सब चीज करा रहा हूं ताकि इसमें से अगर कोई पूछ ले तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा बच्चा। और ये 5 मार्क्स है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 मार्क्स। ठीक है, चलो आप थोड़ा फास्ट जाएंगे। फ्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन और आयोडीन, तो इसमें F है, K है, Cl है और I है, तो इसमें जो ऑड मैन आउट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे लिए पोटेशियम K। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम K है वो 1 है, अपना जो फर्स्ट ग्रुप है उससे बिलोंग करता है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है इससे बिलोंग करता है। बाकी जो क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन है ये आपके 17 नंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आपको ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स दिए रहेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन से ग्रुप के। तो जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है। बाकी यहां पे जो दिए हुए हैं ये 17 ग्रुप के। नेक्स्ट वन, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और कैल्शियम, तो इसमें जो सही जवाब है वो है जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। एंड बाकी आप देखोगे तो यहां पे अलग चीज दिया हुआ है, तो गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड कैल्शियम, दिस द करेक्ट आंसर इज जर्मेनियम। ठीक है, क्या हो गया, वो मेटलॉइड है ना जर्मेनियम, जर्मेनियम आपका एक मेटलॉइड है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रिक मोटर, तो वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्ट, एम मीटर मेजर करता है करंट, गैल्वेनोमीटर भी करंट का ही खेल है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये भाई बिजली से चलता है और एक मशीन है वो गोल गोल घूमता है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी चीज कर सकते हैं, मोटर का काम करता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, सही जवाब क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जो आंसर है वो उसको मैंने क्या बनाया है, बॉक्स बनाया हुआ है, याद रखना। ये आपके येलो वाले जो पार्ट है वो आपके आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, अर्ग पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये इतने सारी चीजें जो है वो दे रखी है इन्होंने। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या आएगा, तो कैलोरी पर ग्राम अगर आप देखोगे तो ये जो यूनिट है, कैलोरी पर ग्राम जो यूनिट है, ये आपका यूनिट है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ये किसका यूनिट है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस और अर्ग पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये आपके एसआई और सीजीएस के यूनिट है। किसके यूनिट है, ये स्पेसिफिक हीट के यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि ये जो है, ये कैलोरी पर ग्राम जो है ये यूनिट है किसका, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट है। लिखो यहां पे कैलोरी पर ग्राम है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट, और बाकी जो है ये स्पेसिफिक हीट के यूनिट है। बाकी क्या है, अदर जो है वो स्पेसिफिक हीट के, तो इसके हिसाब से हमने ऑड मैन आउट बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट, जूल, अर्ग, कैलोरी और न्यूटन, तो भाई जूल हीट का, अर्ग हीट का, कैलोरी हीट के यूनिट है, बाकी न्यूटन तो भाई फोर्स का यूनिट है। तो आंसर हो जाएगा मेरा न्यूटन बाबा, तो आंसर आ गया न्यूटन, क्योंकि ये क्या है, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। एंड बाकी जो है वो सब हीट के यूनिट है, ऐसा लिखो यहां पे, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्या लिया हुआ यहां पे, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज। तो यहां पे आप देखोगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साइज ऑफ इमेज। क्यों आएगा साइज ऑफ इमेज आंसर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो साइज ऑफ इमेज जो है ये मेजर्ड किया जाता है परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलरली साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज बनता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर किया जाता है। बाकी जितने भी है ये सब, चाहे फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फिर इमेज डिस्टेंस होता है, वो ऑप्टिकल कर्वेचर या फिर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। जितने भी अदर हैं ये सब ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, और जो साइज ऑफ इमेज है वो मेजर किया जाता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चे, सिर्फ ये मत कर लेना कि भाई ऐसा कहीं दिख रहा है तो साइज ऑफ इमेज इज माय ऑड मैन आउट। कभी कभी ये बोर्ड वाले इतने स्मार्ट होते हैं ना, यही ऐसे अलग अलग किस्म में पूछ लेते हैं कि ये साइज ऑफ इमेज आपका आंसर रहेगा ही नहीं, तो ये सेम रहेगा, बाकी ये तीनों अलग कर देंगे। तो ऐसे भी स्मार्ट होते हैं, तो सिर्फ ये मत देख लेना कि कहीं पर साइज ऑफ इमेज दिख गया तो वही मेरा ऑड मैन आउट है, पहले समझो कि ये क्यों बाहर गया। ठीक है, रीजन भी आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है आई लेंस, रेटिना, सेरिबेलम एंड कॉर्निया। और आप एक चीज और है, वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि यार लिखना पड़ा मुझे ये चीज, एक एक चीज मैंने ढूंढा, इतने सारे कंटेंट थे, इतने सारे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी थे, लेकिन उसमें से मैंने ढूंढ ढूंढ के अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निकाले हैं कि यार मुझे लग रहा है इसमें से आ सकता है। ठीक है, देखो नहीं आता तो वो बहुत अलग चीज है, लेकिन मैं जितना हो सके कोशिश करता हूं कि आपके लिए चीजें प्रोवाइड करूं, इसके लिए खुद अपने हाथों से लिखा हूं दोस्तों, बहुत मेहनत किया है रात भर जाग के। तो यार ये चीज आप लोग बिल्कुल वेस्ट मत होने देना, बस इतना मैं बोलना चाहता हूं। तो अगर आपको थोड़ी हैंडराइटिंग थोड़ी कम दिख रही है तो प्लीज आप क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिए, थोड़ा वीडियो को जूम कर लीजिए, और जो मैं बोल रहा हूं ना बच्चा, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझोगे और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करते जाओगे तो आपका बहुत अच्छा नोट्स बनेगा, और उसको बस एक बार नजर घुमा लेना, 10 मिनट के लिए आपको सब याद हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा। चलिए, क्या बोल रहा है, आई लेंस है, रेटिना है, सेरिबेलम और कॉर्निया। तो आप ध्यान से देखोगे तो आई लेंस है, आंखों का खेल है, रेटिना भी आंख में ही होता है, सेरिबेलम दिमाग होता है भाई, सेरिबेलम इज द आपका ये ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब क्या है, दिमाग का पार्ट है, यानी सेरिबेलम इज द आंसर। ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा मेरे लिए, सेरिबेलम। क्यों सेरिबेलम क्यों हो गया आंसर, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है, एंड बाकी जो पार्ट है वो आईज के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, चार अलग अलग चीज दिया है। तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस भी एक डिस्टेंस है, फोकल लेंथ भी एक डिस्टेंस होता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस ये अलग चीज है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मेरा अलग है, बाकी सब लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीस, मैग्नीफायर, क्लैडियोस्कोप और टेलीस्कोप। तो यहां पे जो आंसर आएगा, देखो आईपीस जो होता है ना, ये आईपीस जो होता है ये आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर लेंस होता है। आईपीस के अंदर क्या होता है? लेंस होता है। मैग्नीफायर जो होता है वो भी लेंस होता है। टेलीस्कोप के अंदर भी लेंस होता है, लेकिन ये जो क्लैडियोस्कोप है, क्लैडियोस्कोप के अंदर होता है मिरर। तो क्लैडियोस्कोप क्या करता है? मिरर यूज करता है। बाकी के जो होते हैं टेलीस्कोप, मैग्नीफायर, आईपीस, ये लेंस यूज करते हैं। इसके लिए मेरा सही जवाब ऑड मैन आउट हो जाएगा क्लैडियोस्कोप, क्योंकि ये अलग है। क्लैडियोस्कोप मिरर यूज करता है, बाकी सब लेंसेस यूज करते हैं। इस प्रकार से आपका ऑड मैन आउट निकल के आया। चलिए और देखते हैं। देखो टोटल 21 है और इतने सारे बच्चे ऑड मैन आउट, तो इसको भी देख लो। क्या बोल रहा है? कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी और ब्रास। तो इसमें से कॉपर एक एलिमेंट है, मतलब मेटल है, आयरन भी एक मेटल है, मर्क्यूरी भी एक मेटल है या फिर एलिमेंट है, लेकिन ब्रास जो है ये एक एलॉय है। ब्रास, ब्रास क्या है? एक एलॉय है। किसका बनता है? ये कॉपर और टिन का बनता है, ये एक अलॉय है। तो इसके लिए इसका ऑड मैन आउट आ गया ब्रास। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है टिनिंग, एलॉइंग, एनोडाइजेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें से टिनिंग, एलॉइंग और एनोडाइजेशन जो होता है दोस्तों, ये जो है आप लोग का, ये एक करोजन को प्रिवेंट करने वाला मेथड है। यानी कि आप टिनिंग करोगे, उसके ऊपर एक टिन का लेयर चढ़ा दोगे। एलॉइंग करोगे यानी उसको एलॉय बना रहे हो। एनोडाइजिंग कर रहे हो यानी कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक जिंक का लेयर लग रहा है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग डिफरेंट थिंग होते हैं। तो ये जो चीजें होती है, चाहे वो गैल्वेनाइजिंग हो, एनोडाइजिंग हो, एलॉइंग हो, टिनिंग हो, ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हम कोई भी एलिमेंट्स का या फिर मेटल्स का करोजन होने से बचा सके। ठीक है ना, करोजन होने से क्या हो सके, हम लोग इसको बचा सके। लेकिन इसका जो एक और ऑप्शन है फ्रोथ फ्लोटेशन, ये तो भाई कोई टेक्निक ही नहीं है, ये अलग चीज है। ये फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए काम आता है। ओर जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमने पढ़ा है ना, कितने सारे मेथड होते हैं, मेटलर्जी चैप्टर में देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। तो भाई फ्लोट फ्लोटेशन का इस्तेमाल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए काम आता है। यानी बाकी जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग जो है वो अदर प्रिवेंशन ऑफ करोजन, यानी करोजन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, जिंक कोटिंग, टिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर कैल्सिनेशन। तो ये भी सेम कंसेप्ट हो गया भाई। जिंक कोटिंग भी कोट होता है, टिनिंग भी कोटिंग ही होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक तरीके से कोटिंग होता है, लेकिन कैल्सिनेशन जो है ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट्स। तो इसका सही ऑड मैन आउट आ जाएगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या करता है? ये एक्सट्रैक्शन करता है, कार्बोनेट्स का एक्सट्रैक्शन करता है। बाकी जितने भी है वो सब सेम प्रिवेंशन ऑफ करोजन का ही काम करते हैं। नेक्स्ट, इथिलीन दिया है, स्टाइरिन दिया है, प्रोपिलिन दिया है, टेफ्लॉन दिया है। तो आपको इथिलीन पता है, इथिलीन ये एक मोनोमर है, स्टाइरिन एक मोनोमर है, प्रोपाइलिन ये भी एक मोनोमर है, लेकिन टेफ्लॉन लॉन्ग चेन है, ये एक पॉलीमर है। तो टेफ्लॉन जो है इसका ऑड मैन आउट आ जाएगा। क्यों ऑड मैन आउट आया? क्योंकि ये पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, एंड बाकी जितने भी है ये क्या है? मोनोमर है। तो इस प्रकार से आप रीजन लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चा? देखो बहुत एनर्जी लग रहा है, मेरे को थोड़ा सा पानी पीने दे दो। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चा, समझ में आ गया वो उम्मीद करता हूं। एक और क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है। C2H2 है, C3H8 है, C2H6 है, C2H6 है और CH4 है। अब आपको पता है CH4 मीथेन होता है। ठीक है, C2H6 आपका इथेन होता है, मीथेन इथेन। C3H8 हो गया आपका प्रोपेन। तो मीथेन इथेन प्रोपेन, लेकिन C2H2 क्या होता है? C2H2 आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ये जितने भी है सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड वाले, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब, लेकिन ये C2H2 है। तो C2H2 आपका क्या होता है? इथीन होता है। C2H2 इज इथीन। ठीक है ना, इथीन या फिर इथाइन होता है। तो ये क्या हो गया? एक अनसैचुरेटेड हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये C2H2 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। C2H2 इज द करेक्ट आंसर यहां पे, मतलब ऑड मैन आउट मेरे लिए C2H2 है। क्यों है? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है एंड बाकी जो है वो सैचुरेटेड है, अदर्स आर सैचुरेटेड। ठीक है, अदर जो बच गए वो सैचुरेटेड है। नेक्स्ट है स्पुतनिक, मून, स्वयं और चंद्रयान। तो यहां पे आप देखो स्पुतनिक जो है ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है। स्वयं भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। चंद्रयान तो अभी हमारे इंडिया वाले ने लॉन्च किया, ये भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो मून के ऊपर भेजा गया था। लेकिन एक मून जो है ये तो खुद ही एक सैटेलाइट है जो कि है नेचुरल सैटेलाइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मून। मून आ जाएगा क्योंकि ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। एंड बाकी जो है बच्चा, अदर्स जो है जो बच गए हैं, अदर्स आर
आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो अदर है, स्पुतनिक हो गया, चंद्रयान हो गया, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा ऑड मैन आउट हर एक 10 के 10 चैप्टर्स में से आपको 2-2 3-3 करके कुल मिला के 21 टाइप के आपको ऑड मैन आउट दे दिए। होपफुली यार एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सोचो कितना मेहनत कर रहा हूं कि ये ऑड मैन आउट आएगा तो एक ही आएगा, एक ही मार्क्स के लिए आएगा। तो वो एक मार्क्स के लिए 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑड मैन आउट मुझे लगे वो मैंने कराए हैं। तो देख सकते हो लेवल समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ऑड मैन आउट। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, कोरिलेशन। अब आपको पता है कोरिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कोरिलेशन तो डेफिनेटली आपको पूछता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स के आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1B में आते हैं, तो इसमें से एक ऑड मैन आउट आ जाता है, एक कोरिलेशन आ जाता है, एक नेम द फॉलोइंग आ जाता है, एक मैच द फॉलोइंग आ सकता है, एक ट्रू और फॉल्स आ सकता है, फॉर्मूला लिखने आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कुल मिला के 5 आते हैं एक एक करके, एक एक मार्क्स के लिए। तो यहां पे कोरिलेशन भी देख लेते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 होता है अल्कली मेटल, जो आपको पता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। तो जो पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है अल्कली मेटल। याद रखना, देखो मैं कंसेप्ट भी बता के चल रहा हूं और ये आपको हर जगह काम आएगा, सिर्फ कोरिलेशन में काम नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, वन सेंटेंस में आ जाएगा, और कंसेप्ट में तो आएगा ही, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट भी आपको सीखने मिल रहा है साथ साथ में, समझ में आ रहा है, इतना अच्छे तरीके से समझा के दे रहा हूं। तो ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं। तो वैसे ही डैश हेलोजेंस, तो हेलोजेंस को क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 बोलते हैं। तो ये हमने आंसर लिख दिया है, लिखा हुआ आंसर है, ग्रुप नंबर 17 इज नथिंग बट हेलोजेंस। समझा, हेलोजेंस को क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 18 क्या होता है, जीरो ग्रुप, नोबल ग्रुप, याद रखना। नेक्स्ट है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। क्यों कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना, तो कंबाइन हुआ, इसके लिए इसको बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर Fe प्लस CuSO4 है और ये बन रहा है FeSO4 और Cu बाहर निकल रहा है, तो Fe ने क्या किया, Cu के जगह से SO4 को अपने पास ले लिया, मतलब कहीं ना कहीं क्या किया उसने, अपना पोजीशन को डिस्प्लेस किया एक ही बार। तो ये हो जाएगा आप लोग का कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जगह चेंज हो रहा है, यहां पे एक ही बार जगह चेंज हुआ, तो आपका आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा भी कंसेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। पहला रिएक्शन, एक जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट, दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, कंबाइन हुआ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पढ़ा है ये सब चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो है वो टेलीस्कोप होता है। हम लोग अगर स्टार्स और प्लैनेट की हम लोग बात करें तो वो हमारा टेलीस्कोप होता है। लेकिन अगर हम कोई भी वॉच है उसको रिपेयर जब करते हैं तो उसके लिए हमें लगता है सिंपल माइक्रोस्कोप। कभी भी आप कोई घड़ी रिपेयर करने के लिए चले जाना तो वो आपके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप होता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो समझ जाना इमेज आपका इरेक्ट है, एकदम इरेक्ट इमेज है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहता है तो इमेज आपका उल्टा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। याद रखना, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी। लेकिन अगर वही स्पेसिफिक हीट का पूछा जाएगा तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट अगर आ गया तो वो केजी पर केजी ही रहता है। लेटेंट हीट नहीं है, नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है तो वो केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको ये कुछ यूनिट्स जो है जो मैंने आपको लिख के दिए कोरिलेशन, ये आपको याद रख के चलने हैं। आगे भी है और भी है, अभी तो सिर्फ 5 हुआ। जैसे मैंने बोला कि हम 20-20 25-25 लाए हैं हर एक टाइप के। तो कोरिलेशन का छठा, इका बोरॉन को स्कैंडियम कहा जाता है। आपको मैंने बताया था जब रिसर्च हो रहा था तो बाद में जब मूसली ने जब नया बना दिया, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना दिया तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो ऐसे थे जिसका नाम इका बोरॉन, इका स्कैंडियम ऐसा नाम रखा गया था ना, इका सिलिकॉन वगैरह, तो नाम चेंज कर दिया गया। तो इका बोरॉन का रख दिया गया स्कैंडियम। इका बोरॉन का नाम क्या है, स्कैंडियम। वैसे इका एल्यूमिनियम का नाम है गैलियम। याद रखना, क्या बोलते हैं, इका बोरॉन को स्कैंडियम बोलते हैं, इका एल्यूमिनियम को गैलियम बोलते हैं। ये सब बाय हार्ट करके चलना है बच्चा। ग्रुप नंबर 1 और 2 जो होते हैं उसको एस ब्लॉक में आता है। आपको पता है पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बताया था मैंने 3rd चैप्टर में। तो इस तरफ एस होता है, ये पूरा एस होता है, इधर पी होता है, बीच में डी होता है और नीचे आपका लैंथन एंड रेक्टेंगल सीरीज एफ होता है। तो इस तरफ जो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 होते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो ये आपके एस ब्लॉक होते हैं। वही इस तरफ ग्रुप 13 से लेके 18 तक होते हैं पी ब्लॉक। पता है, बताया था। तो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 आपका पी ब्लॉक। नेक्स्ट है क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन क्या है आपके लिए, हेलोजन है। क्लोरीन आपका हेलोजन है। तो आर्गॉन क्या है, आर्गॉन सबसे लास्ट वाले ग्रुप में होता है। तो ये एक जीरो ग्रुप है, ये हेलो इसमें आता है, नोबल ग्रुप में आता है। इसको नोबल भी लिख सकते हैं हम लोग, ये आपका नोबल ग्रुप रहता है। नेक्स्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अनुसार ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है। लेकिन फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या दिखाने के लिए होता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट को वो दर्शाता है, याद रखना। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक करंट बताता है और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है। ये आपको याद करके चलना है।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% से ज्यादा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 60% होता है, तो जो एयर होता है वो ह्यूमिड होता है, जो एयर रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% से ज्यादा है, मैंने पढ़ाया था हीट चैप्टर में, याद है कि नहीं? पूरा उड़ान बैच में रिवाइज भी कराया हुआ है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 60% से ज्यादा होती है तो वो हवा ह्यूमिड होती है, लेकिन वही अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम होती है तो हवा सूखी होती है, ड्राई एयर होती है, पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जूल पर केजी होता है, स्पेसिफिक जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, मैच द पेयर में पूछेगा, किसी ना किसी में पूछेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो होता है 1.003 1.0003 होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का, एयर का। लेकिन वही आपको पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, तो वो होता है 1.33, याद रखना, ठीक है? एयर का 1.0003, वाटर का 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग, ठीक है? क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है, मैंने आपको बताया था ये चीज। तो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स कैसे याद रखोगे? कॉन्वेक्स कॉन्वर्ज, कॉन्वेक्स कॉन्वर्ज, कॉन्वेक्स कन्वर्ज। कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्ज होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉन्केव डाइवर्जिंग है, ये ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, और भी क्या कुछ कोरिलेशन है हमारे पास, देखो कितने सारे बचे हुए। चलो, नियर साइटेडनेस आपको मैंने बताया था, नियर साइटेडनेस होता है, फार साइटेडनेस होता है चैप्टर नंबर 7 लेंसेज के अंदर। तो जो नियर साइटेडनेस होता है उसमें आपकी जो आईबॉल होती है वो लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, माफ करना, लंबी नहीं, इलोंगेट हो जाती है थोड़ी सी। तो नियर साइटेडनेस जो होती है, ठीक है, वो आपका इलोंगेटेड आईबॉल हो जाता है। और वही अगर दूर का होता है, फार साइटेडनेस है, तो आपका फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल, यानी आपका आईबॉल जो होता है वो चपटा हो जाता है, फ्लैटनिंग हो जाता है, ठीक है? याद रखना है सब चीज। नियर साइटेडनेस रहेगा तो उसको करेक्ट कैसे करते हैं? कॉन्केव लेंस से करेक्ट किया जाता है। नियर साइटेड लेंस को कॉन्केव लेंस से करेक्ट किया जाता है, ठीक है? और वही अगर फार साइटेडनेस है उसको आपको कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, याद रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट है फोकल लेंथ, मीटर होता है यूनिट, फोकल लेंथ का यूनिट मीटर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डियोप्टर, डायप्टर बोल लो, डियोप्टर बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है? याद रहेगा, फोकल लेंथ मीटर, ये आपका डियोप्टर होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब कोलन्स है, ठीक है? ये नहीं दिख रहे होंगे आपको, लेकिन ये सब कोलन्स है। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं अभी। ये सब कोलन्स है, दिख रहे हैं ना भैया आपको? पहले वाले में भी नहीं दिख रहे थे, पहले वाले में भी नहीं दिख रहे थे, बना देता हूं। ठीक है, अब दिख रहे कि नहीं? देखो मैंने बहुत घाई में लिखा है दोस्तों, बहुत फास्ट फास्ट लिखा, और आप देख सकते हो कितना मेहनत से लिखा हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपके लिए तो मेहनत हम करेंगे ही हमेशा से, टेंशन मत लेना। चलो, और क्या पढ़ना है हमको? बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर है, और कैसिटराइट जो होता है वो आपका टिन का होता है, याद रखना। कैसिटराइट किसका है? टिन का है। तो एल्यूमिनियम ओर को बॉक्साइट बोलते हैं, टिन के ओर को, या फिर टिन को हम लोग कैसिटराइट बोलेंगे। सल्फाइड का जो ओर होता है वो रोस्टिंग किया जाता है उसको। सल्फाइड का ओर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। और कार्बोनेट ओर को निकालने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। याद है? इसको मैंने अभी भी पढ़ाया भी था, इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ था। किसमें पढ़ा था कैल्सिनेशन? अभी देखा था ना, देखो क्या है ये कैल्सिनेशन जो है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट से, बताया था कि नहीं? देखो, तो ये वो कंसेप्ट यहां पे काम आ रहा है कि नहीं काम आ रहा है, कि भाई कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर का एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट्स ओर इज नथिंग बट द कैल्कुलेशन। लेकिन सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन जो होता है उसको रोस्टिंग करके करना पड़ता है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, वो होता है आपका Fe2O3, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगता है ना जो आयरन में, उसको Fe2O3 बोलते हैं। लेकिन अगर कॉपर में जंग लगता है, करोजन ऑफ कॉपर होता है, तो वो आपका कॉपर कार्बोनेट होता है, CuCO3, ठीक है? नेक्स्ट, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, तो उसका जो फ्लेम आएगा, यानी जलाओगे तो जो फ्लेम निकलेगा, जो आग निकलेगी वो ब्लू कलर की निकलेगी, जो फ्लेम निकलेगा वो ब्लू फ्लेम निकलेगा। किसकी? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की। सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, और भी है बहुत सारे। तो ये जो सैचुरेटेड वाले होते हैं, इसको जलाओगे तो ब्लू फ्लेम निकलेगा। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे इथिलीन हो गया, जैसे आपका प्रोपीन हो गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहते हैं, तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको अगर जलाओगे तो उसका जो फ्लेम निकलेगा वो येलो कलर का निकलेगा, येलो फ्लेम निकलेगा। तो ये कुछ थे हमारे कोरिलेशन भी, जिसको हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दो चीज हमने कवर करा दिया,
ठीक है, क्या करा दिया बच्चा, दो चीज कवर करा दिया, पूरा पूरा ऑड मैन आउट, पूरा पूरा कोरिलेशन। अब होपफुली इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे तो यार मेरे लिए तो भी बहुत अच्छी बात है और आपके लिए तो और भी अच्छी बात है। चलिए और डिस्कस करते हैं, क्या करना है नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स डिस्कस करना है। चलो ट्रू और फॉल्स को डिस्कस करें, आ जाओ फटाफट से। तो ट्रू और फॉल्स की बात करें, जो सही रहेगा वो तो सही है, गलत रहेगा तो गलत लिखना है, फॉल्स लिखना है। कभी कभी ट्रू और फॉल्स की जगह पे राइट रॉन्ग आ जाता है, कोई बात नहीं। और थोड़ा आपको रीजन लिखने बोलेगा तो रीजन भी लिख लेना, क्योंकि एक मार्क्स का है तो आपको क्या ही रीजन लिखना है, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन रीजन अगर आपको पता है तो रीजन भी लिखो। जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर चलता कैसे, जब उसका वायर आप स्विच में लगाओगे, बटन चालू करोगे तब वो मोटर घूमेगा, यानी ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मतलब ये स्टेटमेंट जो है क्या है, ये फॉल्स है। तो यहां पे आप आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा, जो कि मैंने लिखा है। रीजन आपको पूछा रहेगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि राइट वेदर ट्रू और फॉल्स एंड राइट रीजन इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा, ऐसा लिख के दिया रहेगा कि भाई रीजन लिखो, अगर वो गलत है फॉल्स है तो रीजन लिखो, तो आपको रीजन लिखना यहां पे कि भाई मोटर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल होता है, याद रखना। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस है, अभी अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स कन्वर्ज, कॉन्वेक्स कन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन लिख लेना, बताते जा रहा हूं ना साथ में, तो लिखो, हर चीज नहीं लिखा सकता बच्चा, देखो। तो जो जो बोल रहा हूं रीजन उसको अपने नोटबुक में साइड में लिखते जाओ, इसके लिए बोल रहा हूं बच्चे, नोटबुक निकाल के बैठना मेरे साथ, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इतना हार्डवर्क कर रहा हूं, ये नोटबुक मेरे साथ निकाल के बच्चा पढ़ोगे तो ही आपको मजा आएगा और साथ में आपका नोट्स बनते जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं रहेगी फिर आके हमारे वीडियो वापस ओपन करने के लिए। एक बार देख लिया, नोट्स बन गया, वापस से बस लास्ट मोमेंट में एग्जाम के 10 मिनट पहले भी देख के चले जाओगे, सब याद आ जाएगा। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं आपको। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका स्टेटमेंट आएगा फॉल्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म से वर्चुअल इमेज, भाई रियल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज नहीं फॉर्म करता। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, क्या, हमेशा, ऑलवेज बोला है, हमेशा नहीं, रियल इमेज फॉर्म करता है, फॉल्स है, लिख देना आंसर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% एट ड्यू पॉइंट, ये आपका स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फेयर, कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात आएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा 100% होता है, कहां पे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, पढ़ाया हुआ है मैंने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% होता है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सच है, ट्रू है। नेक्स्ट, द सीजीएस यूनिट ऑफ जी, जी मतलब क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी कैपिटल जी है, ये देखो कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी की बात हो रही है, तो इसका सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, क्योंकि जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन का जो सीजीएस आ जाएगा वो डाइन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का सीजीएस आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर केजी स्क्वायर का हो जाएगा पर ग्राम का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सीजीएस यूनिट जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वो होता है कितना, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ऐसा यूनिट पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखना। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ये चैप्टर जब हम पढ़ाए थे, संजीव सर ने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, आपका जो पृथ्वी होता है, कहीं पे बनाओ डायग्राम, समझ लो आपका अर्थ है, तो आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक रीजन है उसके अंदर आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो जी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू जी होती है, जो कि है 9.81 जो भी है। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर घुसते जाओगे, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाओगे, अर्थ के अंदर जो मेंटल एंड कोर होता है ना, अर्थ के अंदर जाते जाओगे, वैसे जी की वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस होती जाती है, और एक समय आएगा कि जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एकदम अंदर जाओगे। वैसे आप अर्थ के ऊपर जाते जाओ, स्पेस में जाते जाओ, तो वैसे भी फिर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो चाहे आप अर्थ के ऊपर जाओ, चाहे आप अर्थ के अंदर घुसो, एकदम अंदर जमीन खोद के अंदर, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, लेकिन सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, जो कि है जी। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जी, स्मॉल जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी का वैल्यू जो है सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के एकदम सेंटर में बीचों बीच क्या होगा, जीरो होगा, तो सही वैल्यू है, ये बिल्कुल ट्रू है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर। भाई आपका जो इक्वेटर होता है, आपको पता है जो अर्थ का पोल्स होता है, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो यहां पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आपका जो इसका वैल्यू है, जी का वैल्यू जो है वो क्या होता है आपका, हाईएस्ट होता है। लेकिन जैसे इक्वेटर पे आओगे तो इक्वेटर पे अर्थ का जो जी का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, याद रखना, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट जो है कि वैल्यू ऑफ जी हाईएस्ट होती है इक्वेटर पे, नहीं भाई लोएस्ट होती है इक्वेटर पे, याद रखना, इसका वैल्यू फॉल्स है। समझा, फॉल्स क्यों है, बता दिया रीजन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो कितने सारे, अब देखो ये देख के कोई देखेगा तो उसको पहली बात तो समझेगा ही नहीं, इतना मैंने एक ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मेहनत किया गया है लिखने में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं।
क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई जो जी की वैल्यू होती है क्या प्लेस टू प्लेस वेरी करती है? आप मुंबई में हो, जी की वैल्यू 9.8 है, आप अमेरिका चले जाओ तो जी की वैल्यू अलग हो जाएगी? नहीं। तो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल कर लो, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो 9.8 ही रहने वाली है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई ये ऑब्जेक्ट समझ लो आधा किलो का है, इसको छोड़ा तो नीचे गिरेगा, फ्री फॉल होगा। कोई 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट है क्या कोई मेरे पास? 5 ग्राम का नहीं, यहां पे तो नहीं है, लेकिन एक समझ लो एक फेदर है, उसको भी छोड़ूंगा तो नीचे ही गिरेगा। तो फ्री फॉल तो दोनों कंडीशन में होना, तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता फ्री फॉल, ये हमने पढ़ाया हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल जब होता है तो इट डज नॉट कंसीडर द मास, मास कोई डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या एमपीटी का मतलब क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शोज मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एलिमेंट इन ईच फ्रेम। हर फ्रेम में मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट नहीं करता, इसके लिए ये रॉन्ग आंसर है, मतलब फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, राइट रॉन्ग एक ही बात है ना, ट्रू मतलब राइट, फॉल्स मतलब रॉन्ग, तो समझ जाना आप लोग। कहीं कहीं में मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है मतलब वो फॉल्स है। पी ब्लॉक इज कंपोज ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड 2, मैंने बताया था इस तरफ होता है, लेफ्ट में ग्रुप नंबर 1 एंड 2 होता है, तो वो होता है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक नहीं होता। तो इसके लिए पी ब्लॉक ग्रुप 1 2 में नहीं आता। पी ब्लॉक आपका 13 से लेके 18 तक आता है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 आपका पी ब्लॉक है, 1 2 आपका एस ब्लॉक है, ग्रुप 13 से लेके 18 आपका पी ब्लॉक है, और बीच का जो पोर्शन है वो डी ब्लॉक है, और उसके नीचे वाला एफ ब्लॉक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार नजर मार लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, देख लेना। 3 नहीं 2 में, ठीक है 2 में। टू द लेफ्ट ऑफ द जिगजैग लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ एक जिगजैग लाइन था, पढ़ाया था याद है? राइट की तरफ एक जिगजैग लाइन था, जिगजैग लाइन के इस तरफ यानी लेफ्ट की तरफ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो ये आंसर मेरा सही है कि टू द लेफ्ट ऑफ जिगजैग लाइन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सब मेटल्स होते हैं, बिल्कुल सही जवाब, ट्रू आंसर है। नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 इज 1। भाई ग्रुप 2 जो होंगे, ग्रुप नंबर 1 में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी 2 होगी ना भाई। तो इसका वैलेंसी 1 दे रखा है, तो स्टेटमेंट गलत है यानी फॉल्स है, ठीक है समझ जाना। ग्रुप नंबर 2 दिया हुआ है अगर, तो ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2 ही रहेगी, वैलेंसी जो ग्रुप होती है उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। नेक्स्ट, इफ एडिबल ऑयल इज लेफ्ट असाइड, यानी खाने वाला जो तेल होता है उसको अगर बाहर लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो रैंसिड बन जाएगा। तो मैंने पढ़ाया हुआ है कंसेप्ट आपको कि भाई कोई भी ऑयल को आप अगर छोड़ दो एज इट इज तो उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करते हैं और ऑक्सीडेशन होता है, जिसके वजह से वो जो तेल है वो खराब हो जाता है, रैंसिड बन जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, सही जवाब, ठीक है सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी में ही काम आता है उसका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर ये सब एक ही जगह यूज होता है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ही होता है। क्या होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, वापस से पढ़ लो, ट्रू आएगा आंसर। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर आर यूज्ड टू स्टडी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर चैप्टर नंबर 5 हीट चैप्टर में पढ़ाया था, याद है? उस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था एनिमल्स बिहेवियर वाटर को स्टडी करने के लिए जो अपैरेटस यूज होता है उसका नाम है होप्स अपैरेटस। तो यहां पे क्या दिया है? कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर नहीं यूज होता भाई यहां पे, वो अलग चीज है। तो यहां पे आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि एनिमल्स बिहेवियर को स्टडी कौन करता है? कौन करता है? ये आपका करता है आपका होप्स अपैरेटस, याद रखना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? और भी देखो कितने सारे ट्रू और फॉल्स, चेक करो। पर्पल हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर्पल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट नहीं होता, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडिया, आप अलग अलग मीडिया में लेके जाओ, सॉलिड में, लिक्विड में, या फिर अलग अलग मीडियम में लेके जाओ, डेंसर रेयर मीडियम से, तो उसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो अलग अलग हो जाती है, इसके लिए इसका आंसर ट्रू है। द लेंस ऑफ आई इज फ्लैटेंड व्हेन लुकिंग एट नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो तो आपकी जो लेंस होती है आई की वो फ्लैटेंड हो जाती है, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि हमने यहां भी आपको पढ़ाया, कहां गया वो, कहां गया? देखो यहां पे कहीं पे तो पढ़ाया था मैंने वो चीज, ये रहा, ये जो मैंने आपको रिलेशन बिटवीन पढ़ाया था इसमें मैंने आपको समझाया था, जो नियर साइटेडनेस है उसमें आपका नियर साइटेडनेस जो है उसमें आपकी आई बॉल इलोंगेट हो जाती है, और फार साइटेडनेस में आपकी आई बॉल फ्लैटेंड हो जाती है। तो क्वेश्चन यहां पे जो पूछा है, क्वेश्चन यहां पे जो पूछा है, कहां गया भाई? ये रहा हमारा क्वेश्चन, कौन सा? ये वाला, ये भी नहीं, ये वाला, यही वाला चल रहा है हम लोग का। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लेंस ऑफ आई जो होता है फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड कब होता है? जब आप फार साइटेडनेस देखते हो, यानी दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो। तो इसके लिए आंसर रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, रॉन्ग मतलब फॉल्स है। मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड आर हाईली रिएक्टिव मेटल, भाई मर्क्यूरी, सिल्वर, मर्क्यूरी तो चलो बाजू रखो, लेकिन सिल्वर और गोल्ड देखो, सिल्वर और गोल्ड बहुत कम रिएक्ट करते हैं भाई, तो हाईली रिएक्टिव होंगे ही नहीं, तो इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये कैसेटेराइट,
जो टिन बोला था मैंने, कैसिटराइट इज ए कॉपर और, भाई कॉपर का नहीं होता है, टिन का होता है, कॉपर का नहीं होता है, टिन का होता है, ये तो याद हो गया कैसिटराइट, तो इसका स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड कंटेन ओनली ओपन चेन, कार्बन कंपाउंड ओपन चेन भी होता है, क्लोज चेन भी होता है, एलिफेटिक भी होता है, एरोमेटिक भी होता है, तो इसके लिए इसका स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझा, रीजन साथ साथ बता रहा हूं, लिखते जाओ आप लोग। बेंजीन इज ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइकिल बनता है ना बेंजीन का, शेप देखा है आपने, बेंजीन का जो शेप बनता है ये इस प्रकार बनता है, तो ये साइक्लिक ही हुआ ना, साइक्लिक ही हुआ, इसके लिए इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, ये हमने एक न्यूमेरिकल में पढ़ा था, जो कि एक न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से भी लाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा, और आपको जब चैप्टर जब पढ़ा तब भी मैंने बताया था कि जो मून का जो एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी की वैसे भी वैल्यू कम है अर्थ से, तो भाई एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो भी अर्थ से कम ही होगी, तो ये बिल्कुल सच स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब आंसर इज ट्रू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ट्रू और फॉल्स, जो कि द फंक्शन ऑफ ए सैटेलाइट लॉन्च्ड बेस ऑन न्यूटन सेकंड लॉ, जो सैटेलाइट का जो लॉन्चिंग होती है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पीछे से थ्रस्ट लग रहा है, आग निकल रही है, पीछे से आग निकलती है तभी तो रॉकेट ऊपर जाता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ आएगा, यहां पे दिया न्यूटन सेकंड लॉ, तो स्टेटमेंट क्या है बच्चा, फॉल्स है, तो इस प्रकार से आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जितने भी आ रहे हैं ये है आपके नेम द फॉलोइंग, यानी कि आपको कुछ चीजें पूछी जाएगी, उसका नाम बस बताना है आपको और कुछ नहीं, 1 मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे। तो चलो इसके भी 15-20 एग्जांपल लाया हूं, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। चलो नेम द फॉलोइंग में देखो, ये आपको ना एक स्टेटमेंट या फिर एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला दिया रहेगा, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इसको पहचानना है और इन शॉर्ट इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन पे अल्कोहल है, मतलब ये हो गया 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, सेकंड पे अल्कोहल है मतलब प्रोपेन टू ऑल, तो इसका आंसर आ गया प्रोपेन टू ऑल, ये सब मैंने लिख के रखा है, ये पिछली बार भी बताया था आपको मैंने। लेंस यूज्ड टू ऑब्टेन, नेक्स्ट देखो अगला, लेंस यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑन स्क्रीन, कोई कौन सा ऐसा लेंस है जो इमेज स्क्रीन के ऊपर इमेज लाने के लिए काम आता है, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑन स्क्रीन, इमेज ऑन स्क्रीन आया भाई, याद रख लेना कॉन्वेक्स। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन एम्पियर, भाई एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करंट, सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो सन है उसके आसपास प्लैनेट्स, हमारा अर्थ और भी बाकी प्लैनेट चक्कर काटते, क्यों काटते, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसका सही जवाब आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। समझा, नेक्स्ट अ डिफेक्ट ऑफ विजन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता हूं लेकिन नियर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता हूं लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, तो नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता मतलब फार साइटेडनेस है, नजदीक नहीं देख सकता तो फार साइटेडनेस है, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इसमें हम लोग डिस्टेंस, दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं ना, तो दूर देख सकते हैं मतलब फार, तो दूर देख सकते हैं मतलब फार साइटेडनेस है मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है और भी देखो, द फैमिली ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, पहले स्लाइड में भी एक क्वेश्चन था जो आपके इसका था ना, ऑड मैन आउट में बताया था मैंने, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन्स, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस, जीरो ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए अल्कली मेटल, याद रहेगा। नेक्स्ट द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होता है, फ्लोरीन होता है, याद रखना फ्लोरीन, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात हो रही है, फ्लोरीन होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन शुगर इज हीटेड, कोई शुगर को जब आप हीट करोगे तो उसमें से कार्बन और वाटर वेपर निकलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखोगे ग्लूकोज ले लो, कोई भी फॉर्मूला लो, C6H12O6, तो ऑब्वियसली उसमें से कार्बन निकल रहा है C6H12O6 और H2O मतलब पानी निकल रहा है, तो कार्बन और वाटर वेपर ही निकलेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड ड्यू टू प्रेशर एंड रिकन्वर्ट, तो जब कोई भी आइस होता है उसके ऊपर प्रेशर डालो तो वो लिक्विड बन जाता है, और वापस से जब प्रेशर निकाल दो तो वापस से वो आइस बन जाता है, तो ये प्रॉपर्टी को मैंने बताया था आपको रेगुलेशन कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को रेगुलेशन बोलते हैं, चैप्टर नंबर 5 हीट में मैंने पढ़ाया हुआ है रेगुलेशन, करेक्ट। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस जो होता है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, ये तो कई बार पढ़ा चुका हूं मैं, फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन, हमारा आंख ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हमने क्या देखा, ऑप्टिक नर्व होता है, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व, एक नस होता है, एक नस होता है, नर्व होता है जो इस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट लेंस यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके पहले भी बता चुका हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लगता है कॉन्वेक्स लेंस, क्या लगता है, कॉन्वेक्स लेंस। द डिवाइस यूज फॉर ग्राइंडिंग एन ओर, जो ओर होती है आपकी, चाहे वो बॉक्साइट हो चाहे कोई भी चीज की ओर हो, वो ग्राइंडिंग करने के लिए बॉल मिल का इस्तेमाल होता है, ये आपको ये वर्ड याद रखना, ये अलग चीज है जो आपको पढ़ाया बहुत कम बार गया होगा, लेकिन बॉल मिल याद रखना है, ग्राइंडिंग ऑफ ओर कहीं दिखा, ग्राइंडिंग ऑफ ओर दिखा तो बॉल मिल लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो ये है नेम द फॉलोइंग है, उसको देख लो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर को मैंने कहा क्या कहा था, नाम क्या है, बॉक्साइट नाम है, ठीक है,
एल्यूमिनियम का जो ओर है उसका नाम बॉक्साइट है, जिसका फॉर्मूला है Al2O3 मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ H2O। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम का ओर का फॉर्मूला कोई पूछता है तो Al2O3 डॉट n मल्टीप्लाई बाय H2O, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने इतने सारे नेम द फॉलोइंग देख लिए। और भी कुछ है, देख लो यहां पे क्या बोल रहा है, द रिएजेंट, और भी है हमारे पास, ठीक है ना, 17 तक है ना। द रिएजेंट विच डिसॉल्व्स नोबल मेटल, मतलब नोबल मेटल्स जो होते हैं, ऐसा क्या चीज है जो उसको डिसॉल्व कर ले, तो याद रखना एक्वा रेगिया, एक्वा रेजिया बोलते हैं, रेगिया बोलते हैं, जो आपको बोलना है बोल लो, लेकिन स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। एक्वा रेजिया, AQUA, एक्वा REGIA, रेजिया। तो एक्वा रेजिया एक ऐसा चीज है, एक ऐसा रिएजेंट है जो नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नोबल मेटल्स जैसे होते हैं ना, इसको भी डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट, मेटल्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ऐसे कौन से हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं भाई, एल्यूमिनियम होते हैं, जिंक होते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है उसका नाम क्या है, कॉपर और टिन मिला के एक एलॉय बनता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज बोलते हैं, करेक्ट है। ब्रॉन्ज मेडल आपको पता है ना, ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल तो कॉपर और टिन को मिला के ही बनाया जाता है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। हाँ, यहां पे ब्रास का मैंने शायद गलत लिख दिया था ना, ब्रास एक अलग चीज होता है, ठीक है, ब्रास इज द नॉट कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया आप लोग का नेम द फॉलोइंग, और एक लास्ट है मैच द फॉलोइंग, जो कम चांसेस है लेकिन फिर भी 2 4 5 है, उसको देख लो। बाकी तो आप जितना चैप्टर्स आप पढ़े रहोगे, जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा, जितना लेक्चर वीडियोस आपने देखे, वो सब कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं जो आप लिख सकते हो। जैसे कुछ मैच द फॉलोइंग है, लास्ट ईयर भी मैंने बताए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अभी मैंने बताया 1.33 होता है, एयर का 1.0003 होता है। क्लाउड्स है ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर जो क्लाउड्स होता है उसको मॉनिटर कौन करता है, वेदर सैटेलाइट करता है, ताकि पता चले बारिश कब आएगी, कब ये आएगा, वेदर फोरकास्ट वगैरह। C2H6 क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन, C2H6 इथेन है, जिसको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ये सब याद रखना है, जितने भी मिथेन से लेके डेक्केन तक, मिथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, दो बढ़ाते जाओ, फिर ब्यूटेन C4H10, फिर C5H12 आपका पेंटेन, इस प्रकार से चीजें का फॉर्मूला याद रख लेना। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर का नाम विक्रम साराभाई, इसके लिए VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये एक बहुत बड़ा स्पेस सेंटर है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्पेस मिशंस करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जो ऑब्वियसली मैंने बताया था, CGS यूनिट जो होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, और ऐसा यूनिट होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस केजी, या फिर केजी डिग्री सेल्सियस, जो बोलना है बोल लो। तो इस प्रकार के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं दोस्तों, चाहे वो आपके एमसीक्यू नहीं, माफ करना, एमसीक्यूज तो चलो खैर अलग वीडियो में आएगा, क्या बोलते हैं उसको, सबसे इंपॉर्टेंटली ऑड मैन आउट हो गए, कोरिलेशन हो गए, नेम द फॉलोइंग हो गए, मैच द पेयर हो गए, ठीक है ना, ये सभी टाइप के 5 टाइप के लगभग चीजें हमने बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, ट्रू और फॉल्स से लेके राइट रॉन्ग सभी चीज बता दिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और कहीं ना कहीं इसमें से अगर चीजें पूछी जाएगी, देखी हुई चीजें, तो और मजा आएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही मन लगा के मेहनत करते रहना, आखिरी कुछ 8-10 दिन बचे हैं दोस्तों, बस यही मेहनत है, उसके बाद तो आराम ही आराम है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना दोस्तों, और जितना हो सके शेयर करना। सभी आपके जितने भी महाराष्ट्र में फ्रेंड्स हैं ना, सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।